तो आपसे ये निवेदन करूंगा, मुझे याद है सन 1988 के अंदर जब चौधरी देवीलाल की उम्र 75 वर्ष की हुई थी, दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था। लाखों लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और उसके साथ साथ कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिस राजनीतिक दल के लोग चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे उनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए ना पहुंचे। और उस दिन जो है एक बड़ा फैसला राजनीति का हुआ था। उस वक्त देश के हालात भी आज के हालात है इसी तरह के थे। देश के लोग मौजूदा जो उस वक्त का शासन था उससे दुखी थे। लोगों की इच्छा थी कि बदलाव हो और लोगों की ये इच्छा भी थी कि इस बदलाव के अंदर सारे जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए अपना लालच त्याग करके एक मंच के तौर पे इकट्ठा होकर के इस देश की लड़ाई लड़े। आज भी इस प्रदेश में हालात इस किस्म के हैं। आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लोग आज बदलाव चाहते हैं। उदाहरण है आपके सामने कोरोना की महामारी, उदाहरण आपके सामने इस देश के अंदर कृषि के जो 3 काले कानून बनाए गए थे, किस तरह से 1 वर्ष तक लोग जो है अपना घर बार परिवार खेत बच्चे सब छोड़ करके गर्मी सर्दी हर मौसम में एक लड़ाई लड़ रहे थे। और उस लड़ाई में कहीं आपने भी राजनीति से ऊपर उठ करके उस आंदोलन को समर्थन किया था, उस आंदोलन के लोगों में एक विश्वास पैदा किया था। आप जैसे लोगों ने जब उस आंदोलन को समर्थन दिया तो आंदोलन मजबूत हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ा और जिन लोगों ने ये कानून बनाए थे उन्हें मजबूर होकर के वो कानून वापस लेने पड़े और कानून वापस लेकर के फिर से किसान को एक बार सम्मान के साथ घर की वापसी करनी पड़ी। आज जरूरत है आप भी जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने एक तीसरा मोर्चा बनाया था, जिस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह के नेताओं को इकट्ठा किया था, आज हरियाणा के नेताओं को आप इकट्ठा कर सकते हो। आज आपने ये साबित कर दिया कि सारी पार्टियों के लोग आज आपके इस जन्मदिवस के ऊपर आपको जहां बधाई देने पहुंचे। मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति का जन्मदिवस जब मनाया जाता है तो उसका मकसद केवल और केवल जन्मदिवस मनाना नहीं, उस जन्मदिवस के बहाने से प्रदेश के लोगों को एक अच्छा संदेश देना भी होता है। आज आप जब संबोधित करो, आप जब इन लोगों को धन्यवाद करो तो अपनी तरफ से एक संदेश भी दो प्रदेश के लोगों को कि प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, जो कोई इस प्रदेश के किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की, मजदूर की अनदेखी करेगा, चाहे हम उस सरकार का हिस्सा भी क्यों ना हो, लेकिन हम हर वर्ग के लोगों के लिए इकट्ठा होकर के उस सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। आप कोई अच्छा फैसला लो। आज आप जैसे नेताओं को प्रदेश की जरूरत है। ये लोग इतने लंबे समय से जो बैठे हैं ये केवल एक ही बात सुनना चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव लाने के लिए हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग
हरियाणा के लोगों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आपने सदैव, चाहे आप कांग्रेस में थे, चाहे आज आप भारतीय जनता पार्टी में, जब कभी भी सरकारों ने कोई गलत फैसले किए आपने उसका विरोध किया। आप सदा अपने राजनीतिक जीवन में आपने संघर्ष किया और जब जब भी आपने सच्चाई के रास्ते पे चले, मेरे से पहले कई साथी कह रहे थे कि आपका मुकाम कोई और था, आपको प्रदेश की बागडोर मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बीच में कुछ चापलूस किस्म के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं रोड़ा बनते आए। चौधरी साहब, जिस मुकाम की बात उन लोगों ने करी, मैं एक बात खुल करके कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता। मुख्यमंत्री इस देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में बहुत लोग बने हैं। मुख्यमंत्री ऐसे लोग भी बने हैं जिनको लोग आज शक्ल से भी नहीं जानते, लेकिन जो राजनीति, जो संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है, जो लड़ाई आपने लड़ी, जिस ढंग से लोगों में अंदर आपने एक विश्वास पैदा किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज भी लोगों के दिलों में आपकी एक अलग पहचान, एक अलग जगह है। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप राजनीति में आगे बढ़ें, आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बने, लोगों के दिलों पे इसी तरह से राज करें और जहां कहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों की कोई अनदेखी करे, वहां न केवल आप उसका विरोध करें, बल्कि जिस ढंग से आपने लोगों में जागृति पैदा करी, उससे भी बड़ी जागृति पैदा करके इस प्रदेश में बदलाव लाने का काम करें। ये मंच पे बैठे हुए नेता जो है, ये सारे के सारे अपने अपने दलों में दुखी हैं। ये कह नहीं सकते, ये मजबूर है, लेकिन इन सब की इच्छा है कि कोई इनका नेतृत्व करने वाला बने। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप रिटायरमेंट की ना सोचें और इस प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की अगवानी करें, तीसरा मोर्चा बनाएं और तीसरा मोर्चा बना करके प्रदेश के लोगों में एक विश्वास पर पैदा करके 2024 के अंदर जैसे पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उस तरह का बदलाव लाने का काम करें। अभी मेरे से पहले सुशील गुप्ता जी बोल करके गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे एक कहावत है, वो लग ला के डड्डू कंध चढ़ा के भाषण देंगे, कहेंगे कि आपका सपना पूरा करेंगे, आप आओ, लेकिन आपकी बात सुने भी नहीं चले गए। ख्वाब दिखाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपका राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों की जो भावनाएं हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनकी भावनाओं की कदर करके तीसरे मोर्चे का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। एक बार फिर आपको आपके जन्मदिवस पे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दीर्घायु करे, आप लोगों की इसी तरह से सेवा करे। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आपके मध्य में अभी अभी जगमीत जी बराड़, जो पंजाब के पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, आज वीरेंद्र सिंह जी के बहुत पुराने साथी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। उनका यहाँ पर स्वागत कीजिए तालियों के साथ।
मेरा ख्याल आजकल वो आम आदमी पार्टी हिंद की सुशील गुप्ता जी, आपका स्वागत है तालियों के साथ। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और मंच पे उपस्थित विभिन्न पार्टियों के हमारे सभी वरिष्ठ लीडर्स, मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के अति सम्मानित व्यक्ति, माताओं बहनों, सबको मेरे हाथ जोड़ के राम राम। मैं राजनीति को बहुत बढ़िया चीज नहीं समझता था। स्कूल बनाता था, हॉस्पिटल बनाता था, जनता की सेवा करता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी प्रभारी बने कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के, और हमारे समधी हैं वो इनके मित्र थे, आईसी बंसल जी। उनके साथ हम मिले। इन्होंने कहा भाई सुशील दिल्ली के बनिए कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे और आप बनियों का नेतृत्व करते हो तो बनिए जोड़ो। मैं एक राजनीतिक घटना बता रहा हूं। मैंने कहा जी चलो जोड़ देंगे, सरकार है कांग्रेस की, बाकी कुछ फायदा फूदा तो करते नहीं, और हमने कि मैं चाहिए भी नहीं, इतना है कि भारतीय दुखी ना करो। तालकटोरा स्टेडियम में एक फंक्शन रखा। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनिया था और कांग्रेस की मुख्यमंत्री ब्राह्मण थी। आपने मुख्यमंत्री को बुला लिया और अध्यक्ष को बुला लिया। अध्यक्ष बोला मैं मुख्यमंत्री को बुला लिया, मैं तो नहीं आऊंगा। तो चौधरी साहब ने कहा मुख्यमंत्री का टाला करवा देता, मैं तारी जाति का है, बुला लो, अच्छी बात रहेगी। वो पार नहीं पड़ी। और हुआ क्या, इस दौरान एक हमारा मंत्री था वो हटा दिया। तो मैंने बहुत कहा एक था वो तो हमने सुहाया नहीं, पार हमारी को ऊपर पड़ेगी। चौधरी साहब ने वायदा किया। मैं ये बात यहां से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि फिर इन्होंने कहा भाई तेरे को राजनीति में आना है। मैं नाटू था जी, रहने दो, मैंने तो ऐसे ही ठीक हूं। जनता की सेवा कर रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है। हॉस्पिटल चलाते उसमें 60 करोड़ रुपए साल की चैरिटी किया करते, सामाजिक काम थे, और सारे पार्टी वाले अपना आप जयराम जी करा करते। क्यों, सब ने काम पड़ा था कुछ न कुछ। खैर इन्होंने धीरे धीरे राजनीति की इच्छा शक्ति वहां जागृत की और मेरे को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर सदस्यता दी। वहां पे एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे को बनाया और फिर मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा, मेरे मंच पे भाषण देने के लिए चौधरी साहब भी आए, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए और राज बब्बर भी आए। एक बार संसद की बात है, राज बब्बर, चौधरी साहब और मैं
एक कॉरिडोर में इकट्ठे मिल गए। तीनों मिलके बहुत हंसे, क्यों तीनों एक पार्टी थे, वहां तीनों तीन पार्टी से चले गए। तो परिवर्तन के साथ चौधरी साहब परिवर्तित हुए और गले हरियाणा परिवर्तित कर लिया। जहां तक एक आदमी 75 साल से ऊपर हो जाए और चेहरे पे मुस्कुराहट कामयाब रहे तो उसकी किस्मत खराब नहीं हो सकती कद्दे भी। टेलीविजन में देखो ये लीडर हंसना हंसना भूल जाए, कम हंसे। तो आज फिर परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो साहब मैं ये कह रहा हूं, बहुत युवा इस देश का परिवर्तित हुआ है। दिल्ली पंजाब बदल दिया और हरियाणा में भी आग सी लग रही है। परिवर्तन तो आपने किया, भीतर जाके बेरा पाटा होगा, ठीक जगह नहीं किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जैसे लीडर जिनके 50 साल के राजनीतिक जीवन में कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं लगा पाया, 50 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर जिन्होंने कितने ही प्रधानमंत्री और कितने ही पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के बात करी, चाहे आज के और चाहे भूतपूर्व हो। या जो जनता बैठी है ना सारी, या भी परिवर्तन की बाट देख रही है। जानकारी ताली बजाओ, एक आधा नाटक तो क्या होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने कह रहे हैं ना सपने पूरे नहीं हुए, वो नहीं हुआ, सारे सपने अगले पिछले सारे पूरे हो जाएंगे। देखो मन तो वीरेंद्र सिंह ने बनाना, मेरी तो कि मैं चाल लेनी, बाकी मैं अपनी तरफ तो भाई बड़े भाई ने स्वागत है। और इस परिवर्तन की बाट देख रहा है। हरियाणा ऐसे परिवर्तित होगा, सब याद रखेंगे। नेतृत्व की जरूरत है और मंच पद में सुगरता ताली बाजेंगे, बजा के देख लियो आप। बाकी अब मन तो आपने बनाना है, कुकर बनाओगे, कब बनाओगे, कहां बनाओगे, ये आपकी मर्जी। 23 में बनाओ, 21 में बनाओ, 22 में बनाओ, बनन तो लग रहा है कई साल से। आज तो हरियाणा के अखबार वाले पूछो रहे क्या होगा उड़े, माँ बे वो तो अगले पे पूछो, बताओगा क्या होगा। मां हमारी तरफ तो स्वागत है, मैं तो नु कह सकूं। पार्टी के प्रभारी होने के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं, स्वागत है। और जितने दिन मैंने चौधरी साहब के साथ गुजारे, ईमानदारी की बात यह है, जिंदगी का आनंद लिया, कभी आज तक किसी का बुरा सोचा नहीं, किसी का बुरा किया नहीं। राजनीति जीवन के अंदर रहते हुए ना अंगुली इन्होंने टिकन दी ना हमने टिकन दी। एक बात और बता दूं, जब मैं आम आदमी पार्टी में गया ना, लोग नुगत नहीं भीतर करेंगे। मैं बुला रहा, मैंने इतने खोटे नहीं कर रखे, मैंने कोई भीतर करे है, सीधा सीधा आदमी रहा हूं और करे तो बस जानने तैयार हूं। जब बदलाव के बात में आए गए तो पंचायत में सच्ची बात बोल देनी चाहिए, वो मैंने हाथ जोड़ के बोल दी। बाकी सबको राम राम।
सीताराम केसरी ने किसी और को बुला लिया, बराड़ साहब उसको लेटर दे दिया, हरियाणा की परिस्थितियां बदल गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह दोस्तों के दोस्त हैं, माजरा साहब कह रहे थे और वो बात ठीक है बिल्कुल। एक वाक्य है जो चाणक्य ने लिखा है, यो मित्राणि परित्यज्य अमित्राणि उपासते मित्राणि तस्य नश्यन्ति अमित्राणि नष्टान्येवतु। जो अपने मित्रों को छोड़कर दूसरों को अपने बनाने में लग जाता है, वो दूसरे तो अपने होते ही नहीं कभी, मित्र भी चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक व्याख्यान हुआ, कुछ बातें कही गई, उसके बाद माननीय अभय सिंह जी ने कहा यदि हरियाणा को आगे बढ़ना है तो अभय सिंह जी ने जो आह्वान किया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यदि तीसरे मोर्चे का नेतृत्व हरियाणा में करे तो हरियाणा का बचाव हो सकता है। और रामविलास जी हम बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि बिजली न जाने कब कहां पड़ जाए, इसलिए सबको पहले ही सावधान होना चाहिए। बराड़ साहब क्रांतिकारी आदमी रहे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जब प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी थे, किसी के बंधन में नहीं रहे, ऐसे ऐसे बयान दे देते थे जो कांग्रेस हाईकमांड को बहुत खटक जाते थे, लेकिन हिम्मत रही थी किसी की कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। ऐसे लोगों की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले, मैं 1 मिनट लूंगा चौधरी साहब, थोड़ी देर पहले नरेंद्र वर्मा जी ने एक बात कही कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की रगों में कौन सा खून बह रहा है, और उसी बहते हुए खून के कारण चौधरी वीरेंद्र सिंह आज पवित्र हैं। राजनीति में रह करके भी कोई एक आदमी भी, खाली हरियाणा की बात नहीं करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में जाते रहे, एक आदमी को ये नहीं कह सकता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह में भ्रष्टाचार का कोई तिनका भी है। एक बार हम इन्हें उदयपुर ले गए, यूनिवर्सिटी वालों ने वहाँ 40 गांव गोद ले रखे थे। वहाँ चौधरी साहब को बोलना था, उस समय देहात के विकास का काम मंत्री के रूप में इनके पास था। वहाँ गए, बोले, वहाँ के एमपी को जब पता चला कि चौधरी साहब भी यहाँ रहे हैं, वो भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने प्रार्थना की, चौधरी साहब हमारे वर्कर इकट्ठा है, आप यदि मेहरबानी करें और 5 मिनट उनके बीच में बोला है तो बड़ी मेहरबानी। चौधरी साहब मान गए, लेकिन वहां जा करके इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पेट पाप नहीं है, जो मन में बात होती है उसी समय कह देते हैं, और यही बड़प्पन का लक्षण भी है। वहां कहा कि भाई मैं किसी एक पार्टी में 43 साल से हूं, उसकी तो सारी कारगुजारियों को जानता हूं मैं, लेकिन आपका राग समझ में नहीं आता अभी तक मुझे। सब हंस पड़े। एक बात नहीं, हर समय किसी को धोखा देने की बात नहीं होती, मन में जो आए कह देते हैं, क्योंकि चौधरी छोटू राम जी का खून है। वीरेंद्र वर्मा जी ने कहा था, वारासराय लॉर्ड वेवल ने जब मीटिंग बुलाई सब के सब हिंदुस्तान के स्टेट्स के
रेवेन्यू मिनिस्टर्स की और कृषि मंत्रियों की, तो बैठते ही लॉर्ड वेवल ने कहा कि 1 मन गेहूं का भाव 6 रुपया कर देते हैं। सबके सब ने हाथ उठा दिए। चौधरी छोटूराम आखिर में उठे और कहा, सुनिए वायसराय, यदि 10.5 रुपए से 1 पैसा भी कम किया तो मैं पंजाब की सब फसलों को जलावा दूंगा। कह करके उठ के चल पड़े। लॉर्ड वेवल ने बैठे हुए उससे पूछा कि आदमी ऐसा कर सकता है क्या? तो उनमें से एक ने कहा, खाली इतना नहीं, यदि चौधरी छोटूराम किसानों को ये कह दे कि तुम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लो तो कुछ सब के सब आत्महत्या कर लेंगे। इतना असर है इस आदमी का, और वही खून आज आपके बीच में है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले आदमी हैं जिन्होंने विधायिका से किसानों के लिए इस्तीफा दिया। पूरे हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। और आज वो कोई अपील करते हैं तो उसका असर होना चाहिए। और मैं समझता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। एक बात कह रहा हूं, खास करके उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम सदा रहे हैं और सदा ही रहेंगे। माजरा साहब, बहारे जिंदगी चंद्रोजा, बहारे जिंदगी चंद्रोजा, न चल यहां सर उठा उठा के, कजा ने ऐसी हजारों सूरत बिगाड़ दी है बना बना के। धन्यवाद। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। बीरेंद्र सिंह जी आपसे मुखातिब होंगे और जो बात मैंने कही है उस पर अमल लाना आपका काम है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कुछ भी कहेंगे, आप अमल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और हरियाणा की राजनीति के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मंत्री तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा जी हरियाणा की राजनीति में एक इनका अपना नाम है, अपना स्थान है। इन्होंने सह स्वीकार किया जब हमारे एमपी ने ये कहा कि आप कार्यक्रम का संचालन करेंगे, कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे इलाके में जिनकी अपनी एक पहचान है और हरियाणा की राजनीति में ये सही कहा कि अगर किसी एमएलए ने किसानों की मांगों को लेकर अपने एमएलए पद को छोड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि यहां 60 आदमी बैठे, 60 एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, लेकिन रूलिंग पार्टी हो या कांग्रेस हो, आज का एमएलए कोई नहीं है उसमें। यानी हम राजनीति में कहां तक गिर गए हैं, मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है, दुख है कि हम राजनीति को सिर्फ अपनी पार्टियों तक सीमित रख के तोलते हैं, और जब तक ये तोल होता रहेगा देश की राजनीति में कभी सुधार नहीं होगा। मैं ये बात, मेरे बीच में डॉक्टर सुशील गुप्ता, आप पार्टी के ये महामंत्री भी हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं हरियाणा के, और अपना शामलो गांव से हैं ये,
और राजनीति में भी जैसे ये बताया इन्होंने, मैं ही लेके आया था। मैंने कहा भाई आप इलेक्शन लड़ो। कांग्रेस की टिकट से इन्होंने एक एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा था। योगानंद शास्त्री जी जो दिल्ली की असेंबली में स्पीकर रहे और दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे, आज दिल्ली की जो एनसीपी पार्टी है शरद पवार जी की, उसके अध्यक्ष हैं ये भी हमारे बीच में हैं। और मेरे मित्र सुभाष बत्रा और हम इकट्ठे थे। 10वीं का इम्तिहान हमने इकट्ठा दिया था। ये मेरे पीछे बैठा था, मैं आगे बैठा था, और जाट स्कूल जींद में हमारा सेंटर था। इसने मेरे को इम्तिहान नहीं देने दिया, पीछे से लात मारता रहा, नकल करवा दे, नकल करवा दे। हाँ? चलो। और कृष्णमूर्ति हुड्डा ये हरियाणा में मंत्री रहे, कलोई हल्के से ये चुनाव जीते थे, और क्रिकेट के हरियाणा के और दिल्ली के बहुत बड़े प्लेयर रहे, रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में। और हमारे बीच में किसान आंदोलन के, अभी किसी ने कहा कि इनके बारे में, अगर किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा को ठीक चलाया, उसको योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को सफल बनाया, तो उसमें युद्धवीर सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान है। मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि दुनिया के इतिहास में यह पहला वाक़ा है जब कोई आंदोलन बिना लीडरशिप के, महात्मा गांधी की लीडरशिप आई, देश आजाद हुआ। उससे पहले जो भी कांग्रेस की पार्टी के नेता थे वो अंग्रेज को निकालने के लिए नहीं, लेकिन 1916 में जब महात्मा गांधी का उनका नेतृत्व आया तो देश की गरीब जनता ने, देश के किसान ने ये सोचा कि ये है धोती वाला, लाठी वाला, ये अंग्रेज को भगाएगा ये। तो और ऐसे नहीं, जयप्रकाश नारायण, एक छोटा सा आंदोलन था गुजरात में बच्चों की फीस माफी का, लेकिन जब उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी आए तो आंदोलन की शक्ल बदल गई। संपूर्ण क्रांति के नाम से देश के अंदर कांग्रेस को जाना पड़ा और एक नया निजाम, एक नई चीज पैदा हुई। और इसी तरह चौधरी देवीलाल ने जब SYL के पानी के लिए न्याय युद्ध शुरू किया था, उससे पहले भी कई बार सत्याग्रह हुए पानी के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो लोगों ने कहा भाई ये है आदमी, इसके साथ लग लो, कुछ ना कुछ पार लगाएगा नैया। ये मैंने तीन बातें इसलिए कही हैं आपको कि किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान लीडर की तरफ कम देखता था। उसके मन में एक ही था कि बैठे रहो, लीडर लाडरा की तो देख लेंगे, धरती ना चली जाए कदे। धरती का डर था उसको कि कहीं वो बेधरती वाला ना हो जाए, इसलिए वो जम के बैठा। और प्रधानमंत्री जी ने 13 महीने बाद ये कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही है, हम अपने किसान भाइयों को समझा नहीं सके, और वो तीनों कान उल्टे लिए। इससे बड़ी किसान आंदोलन की आज तक कोई जीत नहीं हो सकती। हमारे बीच में मैंने बताया जगमीत बराड़ जो हमारे साथी हैं, और जब बोलते हैं तो समा बनता है। जैसे लता मंगेशकर गाने गाती थी या मोहम्मद रफी, तो लोग झूमते थे।
ये जो भाषण देते हैं तो लोग झूमते हैं कि हाँ ये है आदमी जो सही बात कहता है, दिल की बात कहता है और वो बात कहता है जिसकी आज देश को जरूरत है। इन्होंने नाम भी लिए, अब चौटाला जी का नाम लिया। संपूर्ण क्रांति की बात मैंने कही। एक्स एमएलए और भाई जगजीत सिंह सांगवान एक्स एमएलए हमारे, अगर एक्स एमएलए की सरकार बनती हो तो आज हम बढ़ा दें, कोई नहीं रोक सकता हमने। और एमएलए की बनाओगे पूछूंगा जी, मेरे को अभी तक याद है। यही राजनीति नहीं है। मेरी बेटी की शादी हुई, ये 2002 की बात है। जिनको हमने निमंत्रण दिए थे उनमें से कईयों के टेलीफोन आए, जी चीफ मिनिस्टर ने कहा है बीरेंद्र सिंह की छोरी के ब्याह में नहीं जाना। अरे ये चीफ मिनिस्टरों का, ऐसे चीफ मिनिस्टर हो, ये हमारी मान्यता हो, ये हमारे सामाजिक आपस के रिश्ते हो, ये हमारी राजनीति के अंदर हमारे मूल्य हो। तो ऐसे मूल्यों को अगर राजनीति में रखोगे और ऐसे आदमियों को आप विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजते रहोगे तो देश की राजनीति और गर्क में जाएगी। देश की राजनीति में नयापन नहीं आएगा। मैं तो आपको इतना ही कहता हूं कि जैसे कई साथियों ने कहा कि बीरेंद्र सिंह 76 साल का हो गया, और कई ने कहा कोरोना के बाद तो कुछ जवान सा होता दिखे। भाई शायद परमात्मा ने कुछ करने के लिए जवान करे हो तो न्यारी बात है, परमात्मा की बात है। हमारे बीच में भाई विजय लोचब जी हैं, भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे पूर्व एमएलए हैं, रिश्तेदार भी हैं हमारे तो, और भाई विजय पूनिया, ये वो आदमी है, वो इंसान है विजय पूनिया जिसने आज से 65 साल पहले जयपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर जो किसानों के बच्चे थे उनमें एक नई जान पैदा की, एक नई गर्मी पैदा की। नहीं तो उनका भी शोषण होता था, ऐसा समय था। हमारे बीच में कुलवंत सिंह जी हैं बाजीगर, और रिटायर्ड हमारे पुलिस के कमिश्नर हैं महेंद्र सिंह मलिक जी। हमारे बड़े भाई रामकिशन बैरागी हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, चेयरमैन रहे भाई गुरमेश बिश्नोई जी। उत्तर प्रदेश से रामवीर जी भी आए, ये भी 3 बजे के बाद आए, इसलिए बोलन का ना तो इसने भी बोलन में स्वाद, इसने भी और स्वाद तुमने भी आज के ऐसा बोले। और भाई नरेंद्र वर्मा जी, ये भी यूपी से हैं। हमारे बीच में अकाली दल में शिरकत की है और मेरे अजीज हैं, छोटे भाई हैं सन्नी बराड़, वो भी आए। और जगमीत बराड़ जी तो बहुत ही सीनियर अकाली दल के लीडर है। और भाई हमारे बीच में विपुल गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और रणधीर सिंह धीरा बरवाड़ा से जो एमएलए थे वो भी आए। जोगीराम जी एक्स एमएलए हमारे, वो भी आए। और भाई किसी का कोई रह गया हो तो यार, हाँ रह गए, हाँ। और श्रीमती सीमा गैबीपुर, ये भी आपके बीच में है। और कलसानिया और पलसानिया, ये 2 नौजवान हैं राजस्थान के जिन्होंने सारी दुनिया में धूम मचा रखी है, सारी दुनिया में। इनके अंदर वो कला है
कि हजारों नहीं लाखों लोग इकट्ठा करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं। नारायण शर्मा जी, हमारे हिसार से वीर सिंह दलाल जी, और मेरे बहुत ही ऐसे विश्वसनीय साथी रज्जू अलावत जी, सुरेंद्र ढोल जी, राजकुमार वाल्मीकि एक्स एमएलए, और मेरा साथी है ये, इसने भी राजनीति में मखा चल तेरा भी करते हैं, कई तो इसे हैं, मैं ले आया इन्हें, चाहे वो क्या नाम है अपना, अरे राजौंदवाड़ा सत्येंद्र राणा, राजकुमार वाल्मीकि, ये ऐसे साथी हैं जिनकी मैं कदर करता हूं कि छोटी उम्र में ही, ये तो शुगर मिल में क्लर्क था, मगर छोड़ने क्लर्क लाड़ा बना दूंगा तने। और जब से मैंने राजकुमार वाल्मीकि जैसे साथियों को टिकट देना शुरू किया, वाल्मीकि समाज में ये हुआ कि हमारे समाज का अगर किसी ने राजनीति में हिस्सेदारी कराई है तो वीरेंद्र सिंह उसमें है। तो ये और भाई मेरे जो दोस्त मिला है, मैंने हमारे बराड़ साहब, मेरे दो दोस्त तो 60 साल पुराने हैं और हम तीनों जिंदा हैं। 60 साल की दोस्ती कोई कम नहीं होती। 50 साल राजनीतिक जीवन के अलग है, वो जब 10 साल उससे पहले वाले बहुत ही स्वादी थे वो। हाँ, वो चांद सिंह जी हैं, मुल्कराज मल्होत्रा जी हैं, विजय कौशिक जी हैं, और चौधरी रामकिशन जी हैं, और बराड़ साहब का मैंने बताया ही आपको, और आप सारे साथी ये जो बैठे हैं, ये राजनीति दृष्टि से ये तय करेंगे कि भाई कोई बदलाव करना है कि उन्हें खाम बैठे के उन्हें मौज कर और अपना जो होलिया जलसा चलो। राजनीतिक बदलाव का मतलब राजनीति के मूल्यों में सुधार करने की जरूरत है। यानी आप किसी पार्टी को जिता दोगे, किसी पार्टी को हरा दोगे, उससे देश की राजनीति की दिशा तय नहीं होगी। राजनीति की दिशा तय करना आज उन लोगों का काम है जो ये बैठे। ये कोई छोटी ऐसी संस्था नहीं है कि जो राजनीति के बारे में सोचते नहीं हो। आज की राजनीति में सबसे बड़ा नुक्स ये आ गया कि पार्टी की लीडरशिप हो गई। पार्टी से बाहर कोई अपनी बात कहे तो ये कहेंगे कि इसने अनुशासनहीनता की है। मैंने जब किसान भाइयों की बात खुलेआम शुरू की तो किसान यूनियन के भाई भी मेरे को कहते थे, अकबर चौधरी साहब तेरी बात तो सारी ठीक है लेकिन इस्तीफा दे दे बीजेपी से। मैं ये कहता था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसान की बात करने को अनुशासनहीनता मानता है तो वो राजनीतिक दल है नहीं, वो चल नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता दल में एक कार्यकर्ता के रूप में होते हुए मैं किसान की आवाज के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, और वो संघर्ष रंग लाया। तो इसलिए राजनीतिक मान्यताएं, राजनीतिक मूल्यों को तो सोचो। आज राजनीति में दो सबसे बड़ी बुराइयां आई हैं। एक तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का रूप ही बदल गया, और उसमें नेता भी शामिल हैं। मैं एक नेता की बात बता देता हूं, नाम नहीं लूंगा ना तो खामखा रौला पड़ जाएगा। एक नेता इलेक्शन में टिकट बेचने लग गया। इसे इलेक्शन की है ताजा की, तमना कदे सोची तारीख कोई बात। ये जो ताजा यूपी वाला हुआ,
किसी ने मेरे को बताया कि वीरेंद्र सिंह, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि राजनीति में नेता अपनी टिकटों का सौदा करें। और उसने अगली बात जो बताई वो तो अचंभित थी। मैंने राजनीति से, मैंने कहा इससे बढ़िया तो राजनीति को हाथ जोड़ लो और ये कहो भाई ये देश बचेगा, तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। ये नहीं, पैसे लेने वाला आदमी नेता अपनी बीवी के पास भेजता है, अब उसने दे दे, मेरी घरवाली बैठी है, और वह घरवाली अब नोट गिनने में टाइम लागे, क्योंकि टिकट कोई 1 लाख 2 लाख 5-10 लाख की तो है नहीं, 5-10-15 करोड़ की टिकट हो, तो घरवाली एक मशीन लिए बैठी, मशीन तो फटाफट गिनती हो जाए। ये राजनीति चलाओगे क्या? इस राजनीति के साथ रहोगे क्या? ऐसी राजनीति जब तक इस देश में चलेगी, इस देश का प्रजातंत्र हमेशा खतरे में रहेगा। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि भाई अभय सिंह की बात, और हमारे बीच में अपने गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए। मैंने भी उनको कहा था, मगर सुन तो जाए यार मेरी, तने तो स्वागत करण का कह दिया, मगर स्वागत में स्वाद नहीं आता भाई, स्वागत आगे की कोई बात बताओ। अरे हंसो हंसो ना, बेरा है तुमने। स्वागत है के लिए स्वागत की धार कार्ड नहीं बने। राजनीति के अंदर अगर हम अपने प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं तो 2 बातें, जो भी राजनेता करेगा और जो भी राजनीतिक दल करेगा, वीरेंद्र सिंह उसके साथ खड़ा होगा। और वो 2 बातें क्या कि एक तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो मैं इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी में फर्क कितना है। ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 5-7-10 लाख रुपए खर्च करके लोगों को गाड़ियों में, मोटर में और क्या होती क्रूजर में भर के लेके आऊं। राजनीति बिगाड़ दी लोगों ने। वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी जो 50 साल ईमानदारी की राजनीति करे, उसके वर्कर से भी कोई ये सवाल करे गाड़ी भेजोगे कि नहीं, तो भाई जो गाड़ी भेजे वही बात करूंगा जो राजनीति की दिशा और राजनीति की दशा बदल दे। और अगर ये शक्ति नहीं है तो 76 साल का हो लिया, 14 इलेक्शन लड़ लिए, 5 मैंने अपने लड़े, 2 मेरी धर्मपत्नी के लड़े और 4 पार्लियामेंट के लड़े। 14 इलेक्शन में लोगों ने हमेशा साथ दिया। और हैरानी की बात है कि जब जब इलेक्शन लड़ने की बात आई, लोगों ने अपने आप, वीरेंद्र सिंह को कभी यह नहीं लगा कि मेरे को पैसे की कमी होगी। ना तो न्यूबी कैस कहते अगर नौकरी लुआण के दिए तो थे इतने 10 लाख ही, क्या कहते हैं, नौकरियां बिकती हो जहां, नौकरियां बिकने का मतलब है उस सरकार का ईमान बिकता है। और जिस सरकार का ईमान बिकता है उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं कहीं भी हो। ये चीजें हैं जिनके लिए संघर्ष करना है। मेरे ये किसान भाई युद्धवीर सिंह जी बैठे हैं। युद्धवीर सिंह जी, मैं आपकी जीत पे बधाई तो देता हूं, लेकिन एक बात और कहता हूं, लड़ाई तो अब शुरू होगी। और ये लड़ाई होगी कि इस देश की धन दौलत में गरीब का, कमेरे का, किसान का हिस्सा क्या हो। किसान ने ये लड़ाई तो लड़ने की, उसकी धरती बची रहेगी, लेकिन उसका हिस्सा क्या हो, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो 340 रुपये, कितना गन्ने का क्या भाव है अपना हरियाणा में? 340 क्विंटल है, 360 रुपये 1 क्विंटल गन्ना किसान डाल के आता है। और उस गन्ने से क्या क्या बनता है?
800 रुपये से कम की तो दारू की बोतल नहीं बनती। हाँ, मेरा ये, अगर मुझे भगवान ने कभी शक्ति दी तो मैं किसान की ये लड़ाई लड़ूंगा कि कम से कम शुरुआत करने के लिए वो मंडी में अपना अनाज बेच के या गन्ना मिल में डाल के ना आए, बल्कि जो उसका वैल्यू एडिशन का पहला कदम है, उस वैल्यू एडिशन के पहले कदम में उसकी कीमत तय की जाए। और जो मोदी जी कहते हैं जिस दिन ये काम हो गया, सिर्फ डबल नहीं हो, हम भाई खेत में दिन रात हम काम करें, मिले कुछ भी ना, ये कमेरा वर्ग जो किसान के साथ मिलके काम करता है, इसको पूरी पगार ना मिले, पूरी तनख्वाह ना मिले, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब है जब इस प्रदेश की, इस देश की और इस दुनिया की धन दौलत में कब गेहूं का भाव 2000 है, 2500 हो जाए जब भी टोटा रहेगा, 3 हो जाए जब भी टोटा रहेगा। और जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूले के हिसाब से गेहूं का भाव भी 6000 क्विंटल के हिसाब से हो, जब किसान के सांस आवे ना, सांस नहीं आ सकता। और ये करना पड़ेगा, यही लड़ाई, इसी लड़ाई के लिए डीजल का भाव बढ़ जा। ये मेरे को मेरी धर्मपत्नी कह रही थी, अब जो ये स्टील है, लोहा, जब मैं मंत्री था लोहे का भाव 42,000 था, 42,000 रुपये टन। अरे हाँ, 90,000। इस पे कोई नहीं कहता ना, तो सरकार ये कहेगी नहीं नहीं हम किसान का इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति हो जाएगी। अरे मुद्रास्फीति तो ये करने लग रहे हैं, 42,000 का लोहा आज 90,000 का बिके, सीमेंट का भाव बढ़ जाए, हर चीज का भाव बढ़े, लेकिन वो बड़े सरमाएदारों के काम है, इसलिए उस पर सरकारों को भी पार नहीं बसाती। मेरे किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को संगठित होकर लड़ोगे तो आपके हक मिलेंगे। इस गरीब आदमी का जो आपके खेत में काम करता है उसको हक मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कभी क्रांति, कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि देश के लोग इकट्ठे होके ये कहेंगे कि जो आपने शासन व्यवस्था बनाई है इसका हम विरोध करते हैं, आपकी आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं। ये बात करनी पड़ेगी। और ये बात जिस दिन आप करोगे, वीरेंद्र सिंह आपको इस काम में जोड़ने का काम करेगा। कई भाइयों ने कहा वीरेंद्र सिंह रिटायर हो गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया। रिटायर तो तुम कर दो, हाँ, जब मौका आवे दाल आड़ का जब हरा दो, हाँ, और फिर न कहोगे ये आगे देखांगे। मैं आगे टट्टू देखोगे, क्या देखोगे आगे? हाँ, हाँ, ये आपका किरदार है। कम से कम दूसरों से सीख लो कि अपने नेता की शक्ति अगर होगी तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चल सकता। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं वीरेंद्र सिंह ये शक्ति अपने लिए नहीं पैदा करेगा। मैं आज से आपको वादा करता हूं इस बात का कि हरियाणा के कोने कोने में जाके मैं गरीब, कमेरा और किसान की शक्ति पैदा करने के लिए काम करूंगा। और उसके बाद जो बदलेगा वो बदलेगा, और बदलने के लिए आप लोगों का साथ होगा तो सब कुछ बदल सकता है। हाँ। इसलिए आपसे इतना ही कहूंगा कि आपने जो मेरे बारे में सोचा है कि वीरेंद्र आज क्या कहेगा, जो तुमने सोचा है वो ही करूंगा, तुम चिंता ना करो, ये बात है। धन्यवाद। धर्मवीर सांसद के बेटे मोहित जी आए हैं यहाँ, उनका भी